नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे आज के लेक्चर में। आज हम देखेंगे दोस्तों संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी और राज्य लोक सेवा आयोग दोनों को अंतर के साथ पढ़ेंगे। इनकी गठन प्रक्रिया, संरचना, कार्यकाल सब कुछ देखेंगे। एक हम पढ़ेंगे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और राज्य मानवाधिकार आयोग। इनको भी हम साथ साथ में पढ़ेंगे ताकि इनमें जो अंतर है वो हमें याद हो जाए और याद करते वक्त हमें किसी प्रकार का कन्फ्यूजन ना हो। तो शुरुआत करते हैं हम संघ लोक सेवा आयोग से, यूपीएससी से। यूपीएससी तो संघ लोक सेवा आयोग के गठन का कार्यक्रम कहाँ से शुरू होता है? इसका कार्यक्रम शुरू होता है जब हम अंग्रेजों के गुलाम थे और हमारा स्वतंत्रता संग्राम 20वीं सदी में चल रहा था। उस समय जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे उन्होंने अंग्रेजों से ये मांग की थी कि जो उच्च सिविल पदों पर भर्ती होती है, जहाँ पर लगभग अंग्रेज ही नियुक्ति पाते थे, उनमें भारतीयों को स्थान दिया जाए और उच्च सिविल पदों का भारतीयकरण करने की व्यवस्था की जाए। इसी के आधार पर आता है भारत सरकार अधिनियम 1935। उसके अंदर एक सर्विस कमीशन, जिसको फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन। तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की स्थापना की गई और इसमें प्रांतीय स्तर पर भी जो लोक सेवा आयोग है, पीएससी है, उनके गठन का भी प्रावधान किया गया। तो ये पहली बार हुआ कि जब भारत में किसी पदों पर नियुक्ति के लिए लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। इसी के आधार पर जब 26 जनवरी 1950 को अपना संविधान लागू हुआ, तो उससे पहले ही संविधान सभा के सदस्यों ने ये सोच लिया था कि अगर देश को आगे बढ़ाना है तो इसमें उच्च पदों पर जो भर्ती प्रक्रिया होती है वो निष्पक्ष होनी चाहिए, तार्किक होनी चाहिए। उसके लिए उन्होंने फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन है उसका नाम चेंज करके यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी संघ लोक सेवा आयोग रखा और इसके प्रावधानों को अनुच्छेद 315 से 323 तक लिखा गया। इसके बाद संघ लोक सेवा आयोग, तो फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन क्या बन गया? संघ लोक सेवा आयोग। और ये कब से कब तक है? ये अनुच्छेद 315 से 323 तक है। अनुच्छेद 315 से 323 में संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग के प्रावधान है वो साथ साथ हैं, अलग से नहीं दिए गए हैं। तो ये दोनों ही क्या हो गए? ये दोनों ही संवैधानिक निकाय हैं, क्योंकि संविधान में इनका वर्णन है, प्रावधान किया गया है। तो हर राज्य के लिए एक राज्य लोक सेवा आयोग होगा। ये संवैधानिक प्रावधान है और ये संवैधानिक निकाय है। तो ये हो गया इनकी स्थापना किस प्रकार से हुई और संविधान में इनका दर्जा कैसे मिला। अब हम देखते हैं यूपीएससी और स्टेट पीएससी के सदस्यों की कार्यकाल देखेंगे, इनका गठन देखेंगे, इनकी संरचना। यूपीएससी और स्टेट पीएससी। तो यूपीएससी है, इसमें कितने सदस्य होते हैं? इसमें एक होता है अध्यक्ष और 10 अन्य सदस्य होते हैं। अब ये 10 सदस्य होंगे, ये कहाँ लिखा है? ये कहीं भी नहीं लिखा गया है। सदस्यों की संख्या का निर्धारण कौन करते हैं? राष्ट्रपति जी करते हैं। तो ये 10 सदस्य सामान्यतः होते हैं, परंपरा से यही चल रहा है। इन 10 में से आधे सदस्यों का केंद्र सरकार या राज्य सरकार के अधीन 10 वर्षों की सेवा का अनुभव होना चाहिए। कि 10 में से कम 5 सदस्य ऐसे होंगे जिन्हें केंद्र सरकार या राज्य सरकार के अधीन 10 वर्ष तक सेवा दी हो, सर्विस की हो। यानी 10 वर्ष तक केंद्र या राज्य सरकार के अधीन सेवा प्रदान की। और स्टेट पीएससी में क्या होगा? इसमें भी एक क्या होंगे? अध्यक्ष होंगे और कुछ अन्य सदस्य होंगे। ये सदस्य कितने होंगे? ये राज्यपाल डिसाइड करेगा। और इनमें भी आधे सदस्य हैं, वो कौन होंगे? जिन्होंने केंद्र सरकार और राज्य सरकार के अधीन कम से कम 10 वर्ष तक सेवा प्रदान की हो। तो ये है इनकी संरचना। अब इनकी नियुक्ति कौन करेगा? यूपीएससी के सदस्यों की नियुक्ति कौन करते हैं?
प्रेसिडेंट। और स्टेट पीसीएससी के नियुक्ति कौन करते हैं? गवर्नर यानी राज्यपाल। ये आपको याद रखना है। यूपीएससी के सदस्यों का वेतन भत्तों का निर्धारण कौन करती है? सेंटर की है तो कौन करेगी? केंद्र सरकार। एसपीएससी के राज्य सरकार। यूपीएससी के सदस्यों के वेतन भत्ते कहाँ पर भारित होंगे? ये भारत की संचित निधि पर भारित होते हैं। भारत की संचित निधि पर भारित भारित हैं, इसका मतलब संसद में मतदान नहीं होगा, केवल चर्चा हो सकती है। स्टेट पब्लिक वाले कहाँ पर होंगे? ये संबंधित राज्य की संचित निधि पर, संबंधित राज्य की संचित निधि पर। ठीक है, इन पर भी चर्चा हो सकती है लेकिन मतदान नहीं होता। तो ये हो गया इनका मोटा मोटी थोड़ा सा अंतर संरचना के आधार पर। अब हम देखते हैं इनकी पदावधि कितनी होती है। पदावधि यानी कार्यकाल, यूपीएससी और स्टेट पीएससी। यूपीएससी के सदस्यों की कार्यकाल होता है 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले हो। 6 वर्ष का कार्यकाल या 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले होगी वो इनका कार्यकाल होगा। और स्टेट पीएससी का 6 वर्ष या 62 वर्ष, 6 वर्ष का कार्यकाल या 62 वर्ष की आयु। यहाँ पर आयु में स्टेट पीसीएस में कम है और यूपीएससी में ज़्यादा है, ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन जो मूलतः कार्यकाल है वो दोनों में 6 वर्ष है, आयु वहाँ पर 65 है, स्टेट पीसीएस छोटा होता है तो वहाँ 62 होती है, ये याद रखना है आपको। अब अगर इनको हटाना है तो कौन हटाएगा? या तो ये क्या करेंगे, त्यागपत्र दे देते हैं। यूपीएससी के सदस्य किसको देते हैं? प्रेसिडेंट को। स्टेट पीएससी के किसको देते हैं? गवर्नर को। लेकिन अगर इनको हटाना है तो दोनों को कौन हटाएंगे? हटाएंगे राष्ट्रपति ही। स्टेट पीएससी वालों को गवर्नर नहीं हटा सकता, नियुक्त गवर्नर करता है। ये अपना त्यागपत्र राज्यपाल को देते हैं, लेकिन अगर इनको हटाना है तो वो राष्ट्रपति के द्वारा ही हटाया जाएगा। तो राष्ट्रपति किस आधार पर हटा सकते हैं? वही आधार है, दिवालिया घोषित कर दिया गया हो, कोई वैतनिक नियोजन में लग गए हों, या फिर कदाचार के आधार पर। कदाचार का आधार होगा तो सुप्रीम कोर्ट जांच करेगा। कदाचार का मतलब होता है कि केंद्र सरकार या राज्य सरकार के अधीन कोई अन्य लाभ का पद या किसी संविदा में संलिप्त होना। ठीक है, तो लाभ का पद धारण कर लेना या कुछ ऐसा कार्य करना जिससे इनकी निष्पक्षता पर सवाल खड़ा हो, निष्पक्षता पर सवाल हो, तो उसकी जांच सुप्रीम कोर्ट करेगा और सुप्रीम कोर्ट की जांच में दोषी पाए जाने पर राष्ट्रपति इनको पद से हटा देंगे। तो नियुक्ति यूपीएससी की राष्ट्रपति, स्टेट पीसीएस की राज्यपाल। त्यागपत्र यूपीएससी के सदस्य देंगे राष्ट्रपति को, स्टेट पीसीएससी के देंगे राज्यपाल को। लेकिन अगर पद से हटाना है, फोर्सली हटाना है, तो दोनों को राष्ट्रपति ही हटाएंगे। अगर किसी कारण से इन संघों लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष है वो अनुपस्थित होता है, तो जो कार्यवाहक अध्यक्ष है उसकी नियुक्ति कौन करेंगे? उसकी नियुक्ति यूपीएससी में करेंगे राष्ट्रपति और स्टेट पीएससी में करेंगे गवर्नर। ये भी क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं हम इनके कार्य क्या क्या है यूपीएससी के कार्य। एक तो हो गया भर्ती से संबंधित कार्य। यूपीएससी क्या कराती है? ऑल इंडिया सर्विसेज भर्ती हो गई, उसमें जो ग्रुप ए बी है उनकी भर्ती हो गई, केंद्रीय सेवाओं में वो कराती है। ऑल इंडिया सर्विसेज और ग्रुप ए एंड बी सिविल सर्विस की भर्ती कराती है। दूसरी हो गई पदोन्नति या नियुक्ति से संबंधित परामर्श देती है। पदोन्नति या नियुक्ति से संबंधित परामर्श देने का कार्य करती है। अगर किसी सिविल सेवक के
ऊपर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा रही है तो उसमें परामर्श देती है। अनुशासनात्मक कार्यवाही में परामर्श देगी। इसके बाद राष्ट्रपति द्वारा सौंपे गए अन्य कार्य, राष्ट्रपति द्वारा सौंपे गए अन्य कार्य। इसके बाद अगर कोई 2 राज्य हैं वो ऐसा संकल्प पारित करे और यूपीएससी को बोलें कि हमारे राज्यों की संयुक्त भर्ती के लिए कोई स्कीम बनाओ, तो वो कार्य भी यूपीएससी करता है, यानी संयुक्त भर्ती स्कीम बनाना राज्यों के लिए। ये अपना वार्षिक प्रतिवेदन किसको सौंपते हैं? राष्ट्रपति को सौंपते हैं और राष्ट्रपति फिर इन्हें संसद के समक्ष रखवाता है। ये अपनी सिफारिशें देते हैं। उन सिफारिशों को लागू करने के लिए संसद है वो बाध्यकारी नहीं है, लेकिन संसद को सिफारिशें लागू न करने का कारण इनको बताना होता है। यही चीज़ें जो राज्य लोक सेवा आयोग है वो करता है। वो राज्य से संबंधित सिविल सेवकों की भर्ती करता है, पदोन्नति नियुक्ति से संबंधित परामर्श देता है, अनुशासनात्मक कार्यवाही में परामर्श देता है, और वो राज्यपाल द्वारा सौंपे गए अन्य कार्य करता है। वो राज्यपाल को अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है वार्षिक, और फिर राज्यपाल उसको संबंधित राज्य के विधानमंडल में रखवाता है। तो ये हो गए इनके कार्य। अब देखते हैं कि इनके सदस्यों को कुछ संवैधानिक संरक्षण मिले हुए हैं जिससे ये अपना कार्य क्या करते हैं? निष्पक्षता से करते हैं। इसमें से एक प्रश्न पक्का आता है, पुनर्नियुक्ति से संबंधित जो काम है वो आप गौर से देख लेना। संवैधानिक संरक्षण, एक तो इनको पदावधि की सुरक्षा है, केवल राष्ट्रपति ही इनको हटा सकते हैं। दूसरा, वेतन भत्ते जो होते हैं वो संचित निधि पर पारित होते हैं, तो किसी प्रकार का मतदान नहीं होता इनमें, और सेवा शर्तों में अलाभकारी परिवर्तन नहीं होता। सेवा शर्तों में अलाभकारी परिवर्तन नहीं। और इसके बाद आती है इनकी पुनर्नियुक्ति की प्रक्रिया। ये पुनर्नियुक्ति के लिए किस प्रकार एलिजिबल है या नहीं, योग्य है नहीं, इनमें से पर्सन बनने के पूरे पूरे चांसेस है। तो वो हम अलग अलग देखते हैं कि यूपीएससी का और स्टेट पीएससी का। एक कौन होता है? अध्यक्ष। एक कौन होता है? सदस्य। स्टेट पीएससी का अध्यक्ष और कौन होता है? सदस्य। तो जो यूपीएससी का अध्यक्ष है वो कहीं पर भी पुनर्नियुक्ति का पात्र नहीं होता है, ना ही ये केंद्र या राज्य सरकार के अधीन कोई लाभ का पद धारण कर सकता है। इसका काम हो जाता है बिल्कुल बंद। ये रिटायरमेंट के बाद सीधा कहाँ बैठेगा? घर बैठेगा। जबकि यूपीएससी का सदस्य है वो यूपीएससी का अध्यक्ष बन सकता है, किसी स्टेट पीसीएससी का अध्यक्ष बन सकता है। इसके पास 2 दरवाजे खुले हुए हैं। यूपीएससी का सदस्य जो है वो यूपीएससी का अध्यक्ष और किसी भी स्टेट पीएससी का अध्यक्ष बन सकता है, लेकिन कोई अन्य लाभ का पद धारण नहीं करेगा भारत या राज्य सरकार के अंतर्गत। तो ये 2 कार्य कर सकता है। अब है स्टेट पीएससी का अध्यक्ष। स्टेट पीएससी का अध्यक्ष है वो 3 काम कर सकता है। क्या क्या काम कर सकता है? एक, यूपीएससी का अध्यक्ष बन सकता है। दूसरा, यूपीएससी का सदस्य भी बन सकता है। और तीसरा है कि कोई अन्य स्टेट की पीएससी है उसका अध्यक्ष बन सकता है, सदस्य नहीं, उसका अध्यक्ष। ठीक है। संघ लोक सेवा आयोग में अध्यक्ष या सदस्य दोनों बन सकता है, और किसी दूसरे राज्य की लोक सेवा आयोग में सिर्फ अध्यक्ष बन सकता है। यही चीजें राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों को मिलती है। वो किसी अन्य राज्य के लोक सेवा आयोग में अध्यक्ष बन सकते हैं, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य बन सकते हैं, और यूपीएससी के अध्यक्ष भी बन सकते हैं। इसको मैं थोड़ा सा
आराम से लिख के बता देता हूँ चलो आपको यहाँ पर। तो यूपीएससी का अध्यक्ष ये कुछ नहीं बनेगा, यूपीएससी का सदस्य ये बनेगा, यूपीएससी का अध्यक्ष बन सकता है और किसी स्टेट पीएससी का अध्यक्ष बन सकता है। इसके पास दो विकल्प हैं। अब है स्टेट पीएससी। स्टेट पीएससी का जो अध्यक्ष है और जो सदस्य है दोनों को पुनर्नियुक्ति के लिए सेम कंडीशन है। एक यूपीएससी के अध्यक्ष बन सकते हैं, दूसरा यूपीएससी के सदस्य भी बन सकते हैं, तीसरा किसी दूसरे स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के अध्यक्ष बन सकते हैं। ये तीन ऑप्शन स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन वालों के लिए खुले हैं। शायद तक जहां तक मेरा मानना है ये तीन ऑप्शन खुले हैं, इसलिए उनकी आयु 62 वर्ष रखी गई है ताकि वो बाद में पुनर्नियुक्त हो सकें यूपीएससी में। और ये हो गए यूपीएससी के सदस्यों का। लेकिन ये भारत या केंद्र सरकार के किसी अन्य पद पर नहीं जा पाएंगे, ठीक है, केवल लोक सेवा आयोगों में ही इनकी नियुक्तियां हो सकती है। तो ये हो गई इनकी नियुक्ति। अब हम देखते हैं कि किन मामलों में यूपीएससी से सलाह नहीं ली जाती है। यूपीएससी से सलाह नहीं ली जाती है। एक हो गया कि कोई न्यायाधिकरण है, ट्रिब्यूनल्स हैं, या कोई आयोगों की अध्यक्षता करनी है, सदस्यता है, उनसे संबंधित कोई भी सलाह नहीं ली जाएगी। न्यायाधिकरणों या आयोगों के अध्यक्ष या सदस्य। दूसरा है उच्च राजनयिक पदों में, और तीसरा है जो ग्रुप सी और डी के कर्मचारी होते हैं, कर्मचारी, उनकी नियुक्ति प्रक्रिया में किसी प्रकार की इनसे सलाह नहीं ली जाती है। तो ये है इसकी थोड़ी सी सीमा। अब संविधान में एक और प्रावधान है कि अगर दो या दो से अधिक राज्य मिलकर ये चाहें कि हमारा एक जॉइंट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन हो, तो वो इस संकल्प का अनुमोदन है वो संसद से कर सकते हैं, और संसद एक जॉइंट पब्लिक कमीशन है वो उनके लिए बना सकती है। तो ये क्या चीज़ है, इसको बोलते हैं जॉइंट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है, संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग। इसके लिए क्या करना होगा, इसके लिए करना ही होगा कि दो या अधिक राज्य है वो क्या करेंगे, वो एक संकल्प पारित करेंगे। पारित कर दिया, फिर ये जाएगा संसद के पास, संसद पर इसका अनुमोदन कर देगी, तो उनके लिए क्या बन जाएगा, जॉइंट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। अब इसकी क्या संरचना होगी, इसकी संरचना वही होगी जो एक स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की होती है, अध्यक्ष प्लस सदस्य होंगे। क्योंकि इसको संसद ने अनुमोदन द्वारा बनाया है, तो इसके सदस्यों की नियुक्ति कौन करेंगे, राष्ट्रपति जी करेंगे। नियुक्ति किनके द्वारा होगी, राष्ट्रपति के द्वारा। हटाया किसके द्वारा जाएगा, हटाया तो सिर्फ राष्ट्रपति हटाता ही है, चाहे वो सामान्य राज्य लोक सेवा आयोग हो, ठीक है। इसके बाद इनका कार्यकाल राज्य वाला रहेगा 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु तक। फिर ये अपनी वार्षिक प्रतिवेदन किसको सौंपेंगे, वार्षिक प्रतिवेदन, वार्षिक प्रतिवेदन सौंपेंगे ये संबंधित राज्य के गवर्नर को सौंपेंगे। त्यागपत्र किसको देंगे, त्यागपत्र राष्ट्रपति को देंगे, त्यागपत्र किसको देंगे, प्रेसिडेंट को। तो ये हो गया जॉइंट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। लेकिन फिलहाल भारत के किसी भी दो राज्यों में ऐसा संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग नहीं है, क्योंकि राज्यों हमारे इतनी विविधताएं हैं, तो वहाँ पर ये चीज़ें सेट नहीं बैठती। तो ये हो गया अपना यूपीएससी और स्टेट पीएससी। अब हम देखते हैं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग।
NHRC, राष्ट्रीय ह्यूमन राइट कमीशन, मानवाधिकार आयोग। और इसी की तर्ज पर क्या बनता है? स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन, SHRC। स्थापना कैसे हुई? स्थापना हुई दोस्तों राष्ट्रीय मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के आधार पर। इसकी स्थापना हुई है एक अधिनियम के आधार पर, एक्ट के आधार पर। तो क्या ये संवैधानिक इकाई है? ये संवैधानिक निकाय नहीं है, ये सांविधिक निकाय है, क्योंकि संसद द्वारा अधिनियम बना करके इनकी स्थापना की गई है। अब जानते हैं इनकी संरचना को। संरचना इसकी संरचना में हम देखते हैं NHRC और स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन। NHRC में सदस्य होते हैं दोस्तों 1+5, एक होगा अध्यक्ष और 5 होंगे अन्य सदस्य। स्टेट में होंगे 1+2, एक होगा अध्यक्ष और 2 होंगे अन्य सदस्य। जो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है, इसका अध्यक्ष होगा सुप्रीम कोर्ट का CJI, जो वर्तमान भी हो सकता है, वर्तमान में जो कंटिन्यू कर रहा है या रिटायर्ड हो गया हो। सामान्यतः इसी की परंपरा है। इसके अलावा इसकी नियुक्ति में लिखा गया है कि कोई अन्य जज भी हो सकता है जो वर्तमान में कार्यरत है या रिटायर है, उसको अध्यक्ष बनाया जाता है इसका। बाकी बचे 5 में से 2 होंगे न्यायालयों से और 3 होंगे अलग। 5 में से एक कौन होगा? सुप्रीम कोर्ट का कोई अन्य जज, एक होगा किसी हाई कोर्ट का अन्य हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस, किसी एक हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस इसका सदस्य होगा, जो कंटिन्यू कर रहा हो या रिटायर हो चुका हो। इसी प्रकार सुप्रीम कोर्ट का जो जज है वो भी कंटिन्यू या रिटायर, कंटिन्यू या रिटायर। 3 कौन होंगे? 3 होंगे जो मानवाधिकार से संबंधित विशेषज्ञ हैं, ह्यूमन राइट के विशेषज्ञ। ये 5 सदस्य होते हैं इनके नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन में। अध्यक्ष कौन होगा? सुप्रीम कोर्ट का कार्यरत या रिटायर्ड CJI या कोई अन्य जज कार्यरत या रिटायर्ड, ये होगा अध्यक्ष। परंपरा यही है कि लगभग CJI को ही इसका अध्यक्ष बनाया जाता है, जो कार्यरत हो या रिटायर्ड हो गया। अन्य सदस्यों में 5 होते हैं, जिनमें से एक होगा सुप्रीम कोर्ट का कोई जज, दूसरा होगा किसी राज्य के हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस जो रिटायर है या कंटिन्यू कर रहा है, और बाकी जो 3 बचे वो कौन होंगे? वो होंगे मानवाधिकारों से संबंधित विशेषज्ञ। इसके अलावा 7 मुख्य आयुक्त इनके पदेन सदस्य होते हैं। पदेन सदस्य कितने हो गए? 7। मुख्य आयुक्त चीफ कमिश्नर। किसके मुख्य आयुक्त? 7 आयोग हैं अपने, उनके। कौन से? सबसे पहले है अल्पसंख्यक आयोग, अल्पसंख्यक आयोग हो गया, उसका मुख्य आयुक्त। दूसरा है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, SC वाला। तीसरा है राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, ST के मुख्य आयुक्त। चौथे हैं राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के मुख्य आयुक्त, OBC बोल देते हैं, BC बोल देते हैं, बैकवर्ड क्लास। एक हो गया राष्ट्रीय महिला आयोग वाला, महिला आयोग। एक हो गया बाल अधिकार संरक्षण आयोग, बाल अधिकार संरक्षण आयोग। एक हो गए दिव्यांगजनों के मुख्य आयुक्त, दिव्यांगजन के मुख्य आयुक्त। ये 7 पदेन सदस्य होंगे। अल्पसंख्यक 1, SC 2, ST 3, OBC 4, महिला 5, बाल अधिकार 6, दिव्यांगजन 7। इनके मुख्य आयुक्त पदेन सदस्य होते हैं। ये सदस्य होते हैं। बाकी 1+5, एक सुप्रीम कोर्ट का, 5 में से एक सुप्रीम कोर्ट, एक हाई कोर्ट, 3 विशेषज्ञ। स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन है,
इसमें कौन होता है, इसमें जो अध्यक्ष होते हैं वो होते हैं हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, जो कंटिन्यू कर रहे हों या रिटायर्ड चीफ जस्टिस होते हैं। और जो बाकी दो होते हैं, दो में से एक होगा हाई कोर्ट का कोई जज या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का कोई जज जो 7 वर्ष तक न्यायिक पद पर रह चुका हो, और दूसरा एक बंदा कौन होगा, वही ह्यूमन राइट का विशेषज्ञ। तो ये होते हैं इनकी संरचना राष्ट्रीय स्तर पर और राज्य स्तर पर। इनकी नियुक्ति सामान्यतः हाई कोर्ट के जो वर्तमान चीफ जस्टिस हैं उनकी परामर्श से की जाती है। इनकी नियुक्ति उनके परामर्श से की जाती है, तो इनकी नियुक्ति किनके परामर्श से की जाती है, इनकी नियुक्ति से के लिए एक चयन समिति बनाई जाती है, जो आज तक की सबसे बड़ी चयन समिति हम मान सकते हैं जितना हमने पढ़ा है। NHRC और स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन, इसके लिए 6 सदस्यों की चयन समिति होती है। इसके लिए 4 या 6 सदस्यों की चयन समिति हो सकती है। 4 जिसमें केवल विधानसभा है, 6 जिसमें विधान परिषद भी है। इन 6 में कौन होगा, PM प्राइम मिनिस्टर होंगे, HM होम मिनिस्टर होंगे, लोकसभा अध्यक्ष होंगे, राज्यसभा के उपसभापति होंगे, राज्यसभा के सभापति नहीं होंगे, राज्यसभा के उपसभापति होंगे, लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा और लीडर ऑफ अपोजिशन इन राज्यसभा। ये 6 बंदे नाम रिकमेंड करेंगे राष्ट्रपति को। स्टेट में कौन होंगे, PM की जगह कौन आ जाएंगे, CM। HM की जगह, स्टेट में भी गृह मंत्री होता है तो HM होम मिनिस्टर रहेंगे। लोकसभा अध्यक्ष की जगह कौन आ जाएंगे, विधानसभा अध्यक्ष आ जाएंगे। विधान परिषद है तो विधान परिषद के सभापति आएंगे, नहीं है तो फिर लीडर ऑफ अपोजिशन इन विधानसभा। विधान परिषद में है तो लीडर ऑफ अपोजिशन इन विधान परिषद, लेकिन हमारे राजस्थान में ये 4 ही हैं तो हम 4 ही देखेंगे। तो ये हो गई इनकी चयन समिति की संरचना। बाकी में 3-3 देखा है हमने, लेकिन इसमें 6 सदस्य और 4 सदस्य नियुक्त करते हैं यानी रिकमेंड करते हैं। अब इनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, NHRC की नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। इनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी, राज्यपाल के द्वारा। लेकिन वही फिर बात आ जाती है, हटाएगा कौन, हटाएंगे सिर्फ राष्ट्रपति ही। हटाया जाना किसके हाथ में है, प्रेसिडेंट के हाथ में है, राज्यपाल के हाथ में नहीं है। लेकिन त्यागपत्र सौंपना हो तो NHRC वाले राष्ट्रपति को और SHRC वाले राज्यपाल को अपना त्यागपत्र सौंप देंगे। अब देखते हैं इनका कार्यकाल। कार्यकाल दोनों का बराबर है, चाहे वो NHRC हो या स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन हो, 3/70 वर्ष। 3 वर्ष का कार्यकाल या 70 वर्ष की आयु जो भी पहले हो जाती है वो इनका कार्यकाल होता है। जब ये आया था 93 में तब 570 था, लेकिन 2019 में संशोधन करके इसमें 370 कर दिया है। तो हमें कंफ्यूज नहीं होना है, चक्रों में नहीं पड़ के 370 है वो याद रखें। है 65-62 किसका था, UPSC और स्टेट PSC का। 370 किसका हो गया, NHRC का और RSHRC। ठीक है, ये हो गया इनका कार्यकाल। अब देखते हैं हम इनके वेतन भत्ते। वेतन भत्ते कौन डिसाइड करता है, वेतन भत्ते NHRC केंद्र सरकार डिसाइड करेगी और स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन की राज्य सरकार डिसाइड करेगी। अब देखते हैं हम इसके कार्य कि इनके कार्य क्या हैं। कार्य वही है, NHRC है जो राष्ट्रीय स्तर पर कार्य करती है, वही कार्य जो स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन है वो राज्य स्तर पर करेगा, राज्य के राज्य क्षेत्र के अंदर करता है। सबसे पहला हो गया कि इनके कार्य करने का यानी किसी मामले के प्रति संज्ञान लेने की जो एक शर्त है वो याद रखनी है कि घटना को 1 वर्ष से ज्यादा ना हुआ हो। यानी घटना के घटित हुए 1 वर्ष से ज्यादा समय ना हो, तभी NHRC है या स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन है वो संज्ञान ले सकती है। किन किन मामलों में, कोई मानवाधिकारों का उल्लंघन हुआ है,
उन मामलों में। जेलों और बंदीगृहों का निरीक्षण करती है कि उनको भी एक गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार है, तो उनका क्या करती है कि निरीक्षण करती है। अगर कोई लोक सेवक है वो किसी प्रकार के मानवाधिकारों का उल्लंघन करते हैं तो उनके विरुद्ध क्या करती है, जांच करती है। लोक सेवक द्वारा किए गए ह्यूमन राइट यानी मानवाधिकारों का उल्लंघन की जांच करती है। इससे अगर मानवाधिकारों से संबंधित कोई अंतर्राष्ट्रीय संधियां होती है, समझौते होते हैं, तो उनका क्रियान्वयन करने की सिफारिश सरकार को करती है। अंतरराष्ट्रीय संधि समझौतों के क्रियान्वयन की सिफारिश करती है। और इनकी सिफारिश में वही है कि मानने के लिए बाध्यकारी नहीं है, लेकिन ना मानने का कारण बताना होगा। ये मानवाधिकारों से संबंधित जागरूकता बताती है, जागरूकता पैदा करना। तो ये क्या नहीं कर सकती है, ये किसी भी जो पीड़ित व्यक्ति है उसकी क्षतिपूर्ति की सिफारिश कर सकती है, लेकिन क्षतिपूर्ति दिला नहीं सकती। ये जो मानवाधिकारों के उल्लंघन में दोषी पाया जाता है उसको दंड नहीं दे सकती है, सिर्फ उसकी सिफारिश कर सकती है। और सिफारिश है वो सरकार पर सलाहकारी है, बाध्यकारी नहीं है। लेकिन अगर इन्होंने सरकार को कोई मामला भेजा है, ह्यूमन राइट कमीशन है, उसने सरकार को कोई मामला भेजा या सलाह दी है, तो उसके 1 महीने के अंदर सरकार को बताना पड़ेगा कि हमने इससे संबंधित क्या कार्रवाई की है। इसके अलावा ये अपना वार्षिक प्रतिवेदन है वो राष्ट्रपति और राज्यपाल को सौंपते हैं। ठीक, तो ये था अपना संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और राज्य मानवाधिकार आयोग। अपने आयोग सारे कंप्लीट हो चुके हैं। मैं चाहता हूं कि सारे आयोग, निर्वाचन आयोग हो गया और सत्ता आयोग हो गया, लोकपाल लोकायुक्त है वो हम कल पढ़ेंगे, तो उसमें किसी प्रकार का हमें कन्फ्यूज़न ना हो। इनके कार्यकाल से संबंधित प्रश्न आते हैं जिसमें काफ़ी कन्फ्यूज़न रहता है, और इनकी चयन समिति से संबंधित प्रश्न आते हैं जिनमें कन्फ्यूज़न रहता है। तो हम सभी को एक साथ देखेंगे डिटेल में, ताकि दोनों को चार्ट वाइज देख लेंगे हम टेबल के हिसाब से, तो किसी प्रकार का कन्फ्यूज़न ना हो। और इनसे संबंधित प्रश्न हैं वो मैं आपको कमेंट में लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा, पिन कमेंट में, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं कल दूसरी वीडियो में।